वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट पेपर 2 का जो हमारा सोशल साइंस का सिलेबस है इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और आज इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको शामिल किया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच इज़ द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि आपके प्रजातंत्र का जो बुनियादी विशेषता है वो क्या है। असमानता, क्या आपके प्रजातंत्र में जो है यानी कि असमानता की बात की गई है? जी नहीं। खुले व्यापार से आपका प्रजातंत्र डिस्क्राइब होता है? जी नहीं। जबकि हमारे जो आपका प्रजातंत्र है उसमें समानता, स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है कि लोगों में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये एक बड़ा सा जो है आपका लिखा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने में लगते हैं कि ये बड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन आप ये सब क्वेश्चन पढ़ लिया करिए। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सिंपल होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कविता क्या है कि सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है, 7 बजे कुएं से पानी लेने जाती है और घर पर वापस आकर के वो खाना भी बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई भी करती है और फिर बाजार जाकर अपनी चाय की दुकान के लिए क्या करती है? वो सामान खरीदने जाती है। तो कविता किस चीज़ का सामना कर रही है? तो कविता की कहानी आपने देख ली। अब नीचे देखिए ऑप्शंस आप देखा करिए। ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें हैं। क्या वो देखभाल का कार्य कर रही है, या फिर उस पर दोहरा बोझ है? तो उस पर क्या है, या फिर वो गृह कार्य कर रही है, या फिर भुगतान के बदले कार्य कर रही है। भुगतान मतलब उसको पैसे दिए जा रहे हैं इसलिए काम कर रही है। तो ऐसा है नहीं, उस पर क्या है, उस पर है आपका दोहरा बोझ, यानी कि वो घर का भी काम कर रही है और इसके साथ साथ अपने दुकान पर जाकर के वहाँ पे चाय बेचने का, बाहर का भी काम कर रही है। तो जो ये कविता है इस पर क्या है, इस पर दोहरा बोझ है। ठीक है, डबल बर्डन है। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन आपका कितना सिंपल था। आपने कहानी पढ़ी उसके हिसाब से जो है आपको आंसर देना पड़ गया छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों को एक समूह जैन तीर्थंकरों की सीखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। यानी कि एक आपका जैन समुदाय है, वो जो है अपना क्या खोलना चाहता है, एक शिक्षा केंद्र खोलना चाहता है, यानी कि अपने धर्म से संबंधित जो है एक शिक्षा केंद्र खोलना चाहता है, लेकिन उसको अनुमति नहीं दी जाती है। तो उसके किस मौलिक अधिकार का जो है क्या होगा, हनन होगा? तो पहला ही हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो पहला ही हमारा जो आंसर है ये आपका सही है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये नहीं होगा, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्म का अपना प्रचार प्रसार करने की अनुमति देता है। जबकि सांस्कृतिक और जो शैक्षणिक अधिकार है ऑप्शन नंबर ए, ये देता है कि आप जो है अपने धर्म के संरक्षण के लिए कोई भी शिक्षा केंद्र या फिर कुछ भी चीज़ें इस तरह से आप क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। तो अगर किसी को अनुमति नहीं दी जाती है तो उसके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का क्या होगा, हनन होगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार दूसरी बात है। ओके, तो ये जो आपके मौलिक अधिकार है ना, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मौलिक अधिकार आप लोग अपना क्लियर रखना। ठीक है, आपको पढ़ाया गया है थियरी में, आप लोग एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन हमारा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? यानी कि ये भी आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 32 सबसे लास्ट वाला अधिकार आपको मिलता है। इसमें क्या कहा गया है, सरकार का संविधान में संशोधन करने का अधिकार। तो ये बात नहीं है, संविधान संशोधन का अधिकार ये नहीं देता है। इस दूसरा क्या कह रहा है, नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये क्या करता है, हमें जो है ऐसा अधिकार देता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का, यानी कि हम लोग स्वतंत्रता का, समानता का, या फिर ऊपर आपने देखा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, किसी भी आपके मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आप जो है डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है ना, अपील कर सकते हैं। तो ये जो है आपका ये अधिकार कौन देता है, तो ये आपका अधिकार देता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें क्या हो गया, सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है?
तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है 3 क्षेत्राधिकार होते हैं। एक तो आपका प्राथमिक क्षेत्राधिकार होता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा क्या होता है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ये 3 जो है आपके क्या होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार होते हैं। ओके, अब इसमें जो है आपसे पूछा जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद जो होता है, या फिर दो राज्यों के बीच, यानी कि आपका सेंट्रल एंड आपका स्टेट्स के बीच में या तो विवाद हो किसी बात पे, या फिर दो स्टेट्स के बीच में विवाद हो, ठीक है, तो ये जो है क्या हो सकता है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। किसी भी तरह का इस तरह का विवाद होगा केंद्र और राज्य के बीच में, या फिर 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के बीच में, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएंगे। और इसका फैसला कौन करता है, तो इसका फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट। जो आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसमें जो है आप फौजदारी या फिर दीवानी के मामले जो होते हैं वो आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं। सलाहकारी क्षेत्राधिकार में क्या है, तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार में ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसको सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके 3 क्षेत्राधिकार है किसके, सर्वोच्च न्यायालय के। और जो हमसे पूछा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में विवाद, तो ये हमारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। यहाँ पे देखिए आपको जो है स्क्रीनशॉट आप ले लेना, इसमें तीनों के बारे में लिखा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दे रखा है आपको कौन सी विविधता की ओर संकेत करता है। यहाँ पे जो है आपको 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है। नीचे देखिए लिखा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि विकल्प जो है आपके नीचे अभी दिए गए हैं। पहले हम लोग कथन पढ़ लेते हैं, जो आपका ABCD है, ये आपके कथन। पहला कथन हमारा कह रहा है कि समान जाति के परंतु विभिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जाति के लोगों से शादी विवाह करते हैं। क्या इस बात से आपका विविधता पता चलता है, जी नहीं। अगर एक ही जाति की बात कर रहे हो, वो अपनी जाति में शादी कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी दूसरे से, कुछ दूसरी जातियों से कोई मतलब नहीं, उनके साथ नहीं रह रहे हैं, तो ये आपका विविधता नहीं होगी। तो ए तो आपका नहीं होगा भाई। दूसरा है एक ही इलाके के छात्र परंतु विभिन्न जातियों से संबंध रखते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं। अब देखिए एक स्कूल होता है, उसमें अलग अलग जातियों के लोग होते हैं, ठीक है ना। और कोई एक क्षेत्र होता है, तो वहाँ भी क्या होता है, वहाँ पे भी अलग अलग जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, ये होगा आपकी विविधता कही जाएगी, ठीक है ना। इसमें क्योंकि अलग अलग जातियों के लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं और एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होता है, आपका विविधता कही जाएगी। बी वाला कथन हमारा सही है। तीसरा जो सी वाला कथन है, ये क्या कह रहा है, समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग और एक ही इलाके में रहते हैं। यानी कि समान धार्मिक आस्था, यानी कि मान लो वो सारे हिंदू हैं या फिर वो सारे मुस्लिम हैं और वो क्या एक ही इलाके में रह रहे हैं, तो क्या वो विविधता को बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ से विविधता पता चल रही है। तो सी वाला भी कथन जो है विविधता को बढ़ावा नहीं दे रहा है भाई, क्योंकि एक ही धर्म के लोग हैं और एक ही जगह पे रह रहे हैं सब एक साथ। डी वाला क्या कहता है, विभिन्न समुदायों की ज़रूरतों की खाद्य सामग्री और उनके कपड़े एक शॉपिंग मॉल में उपलब्ध है। यानी कि हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, इन सब के जो है जो भी इनका एक कुछ अलग चीज़ें अगर ये खाते हो या फिर जो है जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, वो क्या है कि वो सभी अलग अलग समुदाय हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो है एक ही शॉपिंग मॉल में उपलब्ध है। आप वहाँ पे जाओगे तो आप इस समुदाय का भी पा जाओगे, दूसरे समुदाय की भी चीज़ें पा जाओगे। तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, आपका विविधता को बढ़ावा मिल रहा है। यानी कि हमारा बी और डी जो कथन है, इससे विविधता को बढ़ावा मिल रहा है। ओके, तो हम देखते हैं ऑप्शन में हमारे बी और डी जो है कहाँ पे है, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल जाता है बी और डी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन के आंसर आप लोग किया कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह से बड़ा सा, तो नीचे आप ऑप्शन जरूर देख लिया कीजिए कि ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम चीज़ें हैं, आपका विविधता वाला ही क्वेश्चन एक और दिया गया है और इसमें भी आपके 4 कथन दिए गए हैं, नीचे आपके ऑप्शंस भी हैं। ओके, तो पहले हम लोग कथन देख लेते हैं। महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, तिपहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो क्या आप महिलाओं को जो है ये सब चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित करोगे, तो क्या उससे जो है आपका क्या कहते हैं, विविधता जो है, विविधता को स्वीकार्यता मिलेगी। तो इसके बारे में भी सोचते हैं, पहले और भी ऑप्शन देख लेते हैं। आत्म सहायता गुट बनाना जिसमें केवल महिलाएं हों और कुछ वो भी कुछ समुदायों से, यानी कि 1-2 समुदाय की केवल महिलाएं हों, तो क्या उससे जो है आपका विविधता को स्वीकार्यता मिलती है। अगर केवल आप निश्चित कर दिया है कि केवल कुछ ही समुदाय हैं और केवल महिलाएं हैं, तो उससे विविधता को बढ़ावा नहीं मिल रहा है,
ठीक है, तो बी वाला कथन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है कुछ समुदायों के लोगों को जमीन और दूसरी संपत्तियां खरीदने की अनुमति देना। अगर आप फिक्स कर दे रहे हो कि हम केवल इसी व्यक्ति को बेचेंगे, या वो हिंदू होगा तो भी बेचेंगे, या फिर वो मुस्लिम होगा तभी बेचेंगे, तो इससे जो है आपका विविधता की स्वीकार्यता नहीं होती है। डी वाला क्या कह रहा है, त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते हैं। यानी कि आसपास के इलाकों में तो कोई भी रह सकता है, हिंदू भी रह सकता है, मुस्लिम भी, जैन भी, बौद्ध भी, सिख भी रह सकता है। अब उनके त्योहार मनाने के लिए क्या किया गया है, एक पार्क को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो क्या इससे विविधता को बढ़ावा मिलेगा? जी हाँ, इससे विविधता को बढ़ावा तो मिलेगा ही, क्योंकि क्या होगा कि जो है उस पार्क में कभी हिंदुओं का त्यौहार होगा, कभी मुस्लिमों का, कभी सिखों का, कभी बौद्धों का, कभी जैनों का, ठीक है ना। तो वो जो है वहाँ पे विविधता को बढ़ावा मिलेगा। अब पहला ही कथन देख लेते हैं, जो हमारा पहला था, महिलाओं को सार्वजनिक वाहन जैसे कि टैक्सियों, तिपहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब देखिए क्या होता है कि केवल पुरुष लोग ही इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं, तो अगर हम महिलाओं को जो है इन सब चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तब भी जो है हमें क्या मिलेगा, विविधता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना, तो ए और डी जो हमारा कथन है, ये दोनों ही क्या हैं, आपके सही हैं। तो देखते हैं हम ऑप्शंस में कौन से जो ऑप्शन में मिलता है हमें ए और डी, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल जाता है ए और डी। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, यहाँ पे है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मनरेगा अधिनियम है ये 2009 लिखा है। देखिए 2009 इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपका स्टार्टिंग में ये आया था, कब आया था, 2005 में। ठीक है ना, तब इसका नाम क्या था, इसका नाम था नरेगा। ओके, इसका नाम था नरेगा। तो इसका नाम एमजी नरेगा कब पड़ा, तो 2009 में जो है इसमें क्या जोड़ा गया, एमजी, यानी कि महात्मा गांधी जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये जो है इसका नाम मनरेगा कब हुआ, तो 2009 में हुआ था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये अधिनियम 2009। ठीक है, तो इसके क्षेत्र में यानी कि मनरेगा के क्षेत्र में जो आपके रोजगार के अवसर हैं, ये कौन उत्पन्न करेगा भाई, संसद उत्पन्न करेगी? जी नहीं। विधानमंडल ये भी नहीं करेगी, जिला पंचायत ये भी नहीं करेगी। ये क्या होता है, हमारे ग्रामीण स्तर पे होता है जो हमारा मनरेगा होता है, इसलिए ये ग्राम पंचायतों का काम है कि जो है इनके लिए रोजगार उपलब्ध करना। ठीक है, लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करना जो है मनरेगा के अंतर्गत किसका काम है भाई, ग्राम पंचायतों का काम है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जो है ए, इस वाले को आपको किससे मिलाना है, इससे मिलाना है। यानी कि सरकार के स्तर यहाँ पे दिए गए हैं और वो किस तरह के निर्णय ले सकते हैं, ये हमें बताना है। ओके, तो आइए देखते हैं हम केंद्र सरकार के बारे में। अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार क्या क्या लेगी, तमिलनाडु के एक छोटे शहर में पार्क खोलने का निर्णय केंद्र सरकार लेगी? जी नहीं। तो कौन लेगा, एक छोटे शहर में पार्क खोलने का निर्णय कौन लेगा, तो ये जो है हमारी स्थानीय सरकार, यानी कि जो नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, वो डिसाइड करेगी कि एक छोटे शहर में, छोटे शहर की नगर पालिका डिसाइड करेगी कि यहाँ पे पार्क खोला जाए या नहीं। ठीक है ना, तो उसको स्थानीय सरकार हम लोग बोलते हैं। दूसरा जो है हमारा 2000 रुपये का नोट जारी करने का निर्णय, तो 2000 रुपये का नोट जारी कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी? जी नहीं, ये कौन करेगा, केंद्र सरकार का काम है। तो अब हमारा राज्य सरकार बच गया, तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ये 3 वाले में आ जाएगा, मिल जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय किसका होगा, तो भाई क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कौन बनाएगा, ये हमारा राज्य सरकार बनाएगा। यानी कि एक राज्य में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाना है तो राज्य सरकार का काम है। यानी कि ए का 2 था, ए का 2 हमें किस में मिल जाता है, इसमें भी मिल जाता है, इसमें भी मिल जाता है। और बी का हमारा क्या है, 3 है, बी का 3, यहाँ पे बी का 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी का 3 यहाँ पे है और सी का जो है क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं हम लोग। आकस्मिक रोजगार का क्या अभिप्राय है, यानी कि आकस्मिक रोजगार का मतलब आपको बताना है। आकस्मिक रोजगार क्या होता है भाई, मजदूरों को वर्दी ना दे करके औपचारिक वस्त्रों में काम पर बुलाना, यानी कि कोई वर्दी नहीं है उनके लिए, आप क्या कर रहे हो कि आप कुछ भी पहन के आ सकते हो, तो इसको आप आकस्मिक रोजगार बोलोगे, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट? जी नहीं, इससे नहीं बोला जाएगा भाई।
मजदूरों को अपनी इच्छा के अनुरूप काम पर आना, यानी कि आप मजदूरों से कह दे रहे हो कि जब तुम्हारा मन होगा भाई काम पे चले आना, तो क्या इसको आप आकस्मिक रोजगार यानी कि कैजुअल एम्प्लॉयमेंट कहोगे? ये भी नहीं है भाई। अगला हमारा है नियुक्तिकर्ता द्वारा ज़रूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। ठीक है ना, तो ये हमारा ये कैजुअल एम्प्लॉयमेंट होता है। इसका मतलब है कि जब जो आपका जिसको काम करवाना है जब उसको ज़रूरत पड़ेगी, नियुक्तिकर्ता मतलब जो जो काम करवाएगा उसकी बात की जा रही है, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उस ज़रूरत के अनुरूप क्या करेगा वो, मज़दूरों को काम पर बुलाएगा। यानी कि जिस समय उसको काम की ज़रूरत रहेगी उसी समय मज़दूरों को बुलाएगा और बाकी समय में वो मज़दूरों को कहेगा भाई अब हमें ज़रूरत नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं? आकस्मिक रोज़गार बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा क्या है, यही हमारा सही आंसर होता है। ओके, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। इसमें क्या है भाई, इसमें आपका है कि वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा। यानी कि जो आपका कपड़े का व्यापार होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा लाभ कमाएगा? वो व्यापारी जो बुनकरों को सूत उपलब्ध कराते हैं। यानी कि जो बुनकरों को सूत उपलब्ध कराएंगे, जो बुनकर होते हैं उनको सूत जो देगा वो सबसे ज़्यादा कमाएगा, या फिर बुनकर ज़्यादा कमाएगा जो जो है उस सूत को बुनता है, या फिर बुनकर की सहकारी संस्थाएं, या फिर ऐसी संस्थाएं जो बुनकरों को आप पे काम पे रखती हैं, बुनकरों को जो है उनको बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराती हैं, क्या वो सब ज़्यादा कमाएंगी? या फिर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनके एक से ज़्यादा देशों में क्या है, व्यापार है, जो एक से ज़्यादा देशों में क्या कर सकते हैं, उस कपड़े का व्यापार कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कमाई किसकी होगी भाई? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की होगी। ठीक है ना, आप लोग भी जब कपड़े खरीदने जाते हो तो आप ब्रांड देखते हो कि भाई हम तो मोंटी कार्लो खरीदेंगे, नहीं भाई हम ये नहीं खरीदेंगे, हम कोई और ज़्यादा अच्छा ब्रांड का कपड़ा खरीदेंगे। ठीक है ना, तो ये आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार कर रही होती हैं और इनको जो है सबसे ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, कपड़े के व्यापार में। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका असर्शन और रीज़न दिया गया है, यानी कि कथन और कारण दिया गया है। तो पहले कथन देख लेते हैं और कारण देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ही कथन क्या है, इतिहास में साम्राज्य जो है ये वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। तो ये बात तो है, जो हमारे साम्राज्य होते थे वो वन के जो संसाधन होते थे उनों से जो चीज़ें प्राप्त होती थी उसके लिए किस पे निर्भर रहते थे? आदिवासियों पे निर्भर रहते थे। क्यों निर्भर रहते थे? क्योंकि जो आदिवासी हैं उनके पास वनों तक पहुंचने का गहन ज्ञान होता था और साथ ही साथ अधिकतर वनों पर जो है इनका अधिकार होता था। किसका? आदिवासियों का अधिकार जो है किस पर था भाई? वनों पर जो है आदिवासियों का अधिकार होता था। ठीक है ना, तो ये दोनों ही कथन क्या है हमारे, सही हैं। ठीक है, क्योंकि जो है ये इनके पास ज्ञान था वन का और इनके साथ इनका अधिकार भी था वनों पर, इसीलिए जो हमारे साम्राज्य थे वो किस पे निर्भर हुआ करते थे? वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। ठीक है, तो ये हमारा कथन और कारण दोनों ही सही हो गया और दोनों ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेशन का। यहाँ पे भी आपको 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है ना, इन कथनों पे हमें विचार करने हैं, उसके बाद जो है हमें बताने हैं कि कौन सा जो है आंसर हमारा सही है, कौन सा गलत है। तो कथन देख लेते हैं भाई, कौन कौन से कथन दिए गए हैं। अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले क्या है, बहुत कम है। तो जी हाँ, अल्पसंख्यक उसे कहा जाता है जो समुदाय जो है दूसरे समुदायों के मुकाबले संख्या में क्या है, कम है। ठीक है ना, इसीलिए उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। ओके, अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि केवल संख्या कम है इसलिए इनको अल्पसंख्यक कहा जा रहा है। इनके द्वारा सत्ता प्राप्त करने का साधन बनता है, संसाधनों तक इनकी पहुंच क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना, तो ये सभी मुद्दे भी क्या होते हैं, अल्पसंख्यकों से जुड़े होते हैं। ये भी हमारा क्या है, सही है। तो ए भी सही है हमारा कथन, और क्या है, बी भी सही है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही सही है, हमें ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाता है। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाता है भाई, सही आंसर हो जाता है। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे और आपका जो है पढ़ाई के लिए ये समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पे आप कमेंट कर देना अगर कोई बात आपको बोलनी हो मुझे। ठीक है, लाइक कर देना अगर आपको ये पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले वीडियोस भी आपको मिल सके, और अपने वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि जो है उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।